डियर स्टूडेंट, उजाला अकेडमी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती में पूछे जाने वाले हिंदी के प्रश्नों पर। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में पूछे गए थे, तो सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यदि आपने अभी तक यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती में पूछे जाने वाले और सारे विषयों के वीडियो को नहीं देखा है तो अभी चैनल पर जाकर देख लें, ताकि आपकी तैयारी में और कमी न रह जाए। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपने पहले प्रश्न से। देखिए, पहला प्रश्न है, जारज शब्द के लिए उचित वाक्यांश होगा। जारज शब्द के लिए उचित वाक्यांश की बात कर रहा है। कौन सा वाक्यांश जारज शब्द के लिए सही है? अगर हम बात करें जारज शब्द के लिए उचित वाक्यांश, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। पति के अतिरिक्त किसी अन्य पुरुष से संसर्ग से उत्पन्न संतान, इसको हम क्या कहेंगे? जारज। ठीक है, आइए जान लेते हैं कि अगर महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं के हम क्या कहते हैं। महात्मा बुद्ध के पूर्व जो जन्म कथाएं थी उन्हें हम क्या कहेंगे? याद रखिएगा कि उसे जातक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जातक कहा जाता है। महात्मा बुद्ध के पूर्व की कथाओं को जातक कहा जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर सी की, जो जरायु गर्भ की थैली से जन्मता हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? इसके लिए एक शब्द हो जाएगा जरायुज। क्या हो जाएगा? जरायुज हो जाएगा। इसके लिए एक शब्द, जो जरायु गर्भ से यानी कि गर्भ की थैली से जन्मता है उसे हम जरायुज कहते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 2। इतिवृत्त शब्द के लिए वाक्यांश होगा। क्या कह रहा है? इतिवृत्त शब्द के लिए क्या वाक्यांश सही होगा? जितने भी अभ्यर्थी इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। किसी घटनाओं का काल क्रम से किया गया वर्णन इतिवृत्त कहलाता है। क्या कहलाता है? इतिवृत्त। चलिए जान लेते हैं ऑप्शन नंबर बी को। इस लोक से संबंधित इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो इस लोक से संबंधित के लिए एक शब्द होगा ऐहिक। क्या हो जाएगा? ऐहिक हो जाएगा यहाँ पर। इस लोक से संबंधित वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा ऐहिक। और यहाँ पर देखिए लिखा है, जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो, इसके लिए हमें एक शब्द बताना होगा। अगर तो इसका एक शब्द हो जाएगा इंद्रजीत। इंद्रजीत हो जाएगा। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसका हो जाएगा इंद्रजीत। ठीक है, और उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा को कहते हैं, याद रखिएगा, उत्तर और पूर्व की दिशा को कहा जाता है ईशान। ईशान कहा जाएगा उत्तर और पूर्व की दिशा को। इतना याद रखिएगा। ये जितने एक्स्ट्रा पॉइंट मैं बताती चल रही हूँ इन्हें याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 3। कलव शब्द के लिए वाक्यांश होगा। किसकी बात कर रहा है? कलव की। इसके लिए क्या वाक्यांश सही होगा? कलव के लिए सही वाक्यांश है हाथी का बच्चा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट है। हाथी का बच्चा हो जाएगा कलव शब्द के लिए। ठीक है, कलव शब्द के लिए कौन सा वाक्यांश सही है? हाथी का बच्चा। और अगर हम बात करें कि जिसकी कल्पना न की जा सके उसे हम क्या कहेंगे, उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा, उसे हम कहेंगे अकल्पनीय। क्या कहेंगे? अकल्पनीय कहेंगे, जिसकी कल्पना न की जा सके। ठीक है, ऐसा अन्न जो खाने योग्य न हो। अगला ऑप्शन है क्या? ऐसा अन्न जो खाने योग्य न हो, उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? इसके लिए चलिए हम देख लेते हैं क्या होगा। एक शब्द इसका हो जाएगा अखाद्य। जो खाने योग्य अन्न नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं? अखाद्य कहते हैं। इसे याद रखिएगा। और कर्म में तत्पर रहने वाला, इसके लिए एक शब्द हो जाएगा कर्मठ। क्या हो जाएगा? कर्मठ हो जाएगा, कर्म में तत्पर रहने वाले के लिए। ठीक है, चलिए देख लेते हैं अपना अगला प्रश्न। आगे है क्वेश्चन नंबर 4। जो सब जगह विद्यमान हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है। जो सब जगह विद्यमान हो इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या हो जाएगा, पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो जितने भी अभ्यर्थी इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी वो बिल्कुल सही है। सर्वव्यापी हो जाएगा, जो सभी जगह पर विद्यमान है। ठीक है, जो सभी जगहों पर विद्यमान है उसके लिए क्या हो जाएगा? सर्वव्यापी। आगे क्वेश्चन नंबर 5। अधर्मणा शब्द के लिए उपयुक्त वाक्यांश होगा। किसकी बात कर रहा है? अधर्मणा की। इसके लिए उपयुक्त वाक्यांश क्या होगा?
अधर्मणा के लिए उपयुक्त वाक्यांश हो जाएगा वह स्त्री जो ऋण लेती हो। वह स्त्री जो ऋण लेती हो, इसका सही वाक्यांश हो जाएगा अधर्मणा का। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। और अगर हम बात करें वह स्त्री जिसके पति ने दूसरा विवाह कर लिया हो, इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? इसका जैसे कि कोई स्त्री है, उसके पति ने दूसरा विवाह कर लिया है, तो उस स्त्री को क्या कहेंगे या फिर उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा अधगुड़ा। अधगुड़ा कहेंगे वह स्त्री जिसके पति ने दूसरा विवाह कर लिया होगा। और पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि को हम क्या कहते हैं या फिर एक शब्द क्या हो जाएगा इसके लिए? तो याद रखिएगा इसके लिए एक शब्द है अधित्यका। क्या हो जाएगा? अधित्यका हो जाएगा, जो पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि होती है उसके लिए एक शब्द। और पर्दे में रहने वाली को हम क्या कहते हैं? प्रदानसीन। क्या कहेंगे? प्रदानसीन कहेंगे पर्दे में रहने वाली को। ठीक है, या तो इसके लिए एक शब्द की बात कर लें पर्दे में रहने वाली को, तो हो जाएगा प्रदानसीन। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा दोस्तों। अगर वीडियो समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। ये जितने एक्स्ट्रा पॉइंट मैं बताती चल रही हूँ उसे भी ध्यान से देखिएगा और कहीं ना कहीं नोट करते चलिएगा। चलिए देख लेते हैं अपना अगला प्रश्न। आगे है क्वेश्चन नंबर 6। वह स्त्री जो सूर्य भी न देख सके। वह स्त्री जो सूर्य भी न देख सके वाक्यांश के लिए शब्द होगा। इस वाक्यांश के लिए एक शब्द की बात कर रहा है, वह स्त्री जो भी सूर्य न देख सके। तो जितने भी अभ्यर्थी इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी असूर्यन धर्म, वो बिल्कुल सही है। वह स्त्री जो सूर्य भी न देख सके उसको हम कहते हैं असूर्यन धर्म। ठीक है, चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। आगे क्वेश्चन नंबर 7। अध्याहरण के लिए उपयुक्त वाक्यांश होगा। अब वाक्यांश हमें बताना है अध्याहरण के लिए। ठीक है, अध्याहरण का जो उपयुक्त वाक्यांश है वो है ज्ञात या कल्पित तथ्यों के आधार पर लिया गया निर्णय। ज्ञात या कल्पित तथ्यों के आधार पर लिया गया निर्णय अध्याहरण कहलाता है, या इस वाक्यांश का एक शब्द है अध्याहरण, या फिर अध्याहरण के लिए सही वाक्यांश है ज्ञात या कल्पित तथ्यों के आधार पर लिया गया निर्णय। यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट है। चलिए अब जान लेते हैं रथ पर चढ़ा हुआ योद्धा के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। तो जो रथ पर चढ़ा हुआ योद्धा होता है उसे हम कहते हैं अधिरथी। क्या कहेंगे यहाँ पर? अधिरथी कहेंगे। रथ पर चढ़े हुए योद्धा को अधिरथी कहेंगे। ठीक है, और जिसका आदर न किया गया है, जिसका आदर न किया गया है वाक्यांश के लिए एक शब्द एग्जाम में आपसे पूछ देगा तो क्या करेंगे? तो आप याद रखेंगे अनादर हो जाएगा यहाँ पे। जिसका आदर न किया गया हो उसे हम अनादर कहते हैं। ठीक है, या फिर अनादृत भी कहते हैं। याद रखिएगा दोनों पॉइंट। जिस पर आक्रमण न किया गया है, जिस पर आक्रमण न किया गया है उसके लिए हो जाएगा अनाक्रांत। क्या हो जाएगा? अनाक्रांत हो जाएगा। जिसके ऊपर आक्रमण न किया गया हो उसके लिए हो जाएगा अनाक्रांत। दोस्तों आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा और ये सारे एक्स्ट्रा पॉइंट आप कहीं ना कहीं नोट करते चलिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में सेम ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 8। निशाचर शब्द के लिए उचित वाक्यांश होगा। वाक्यांश की बात कर रहा है, निशाचर शब्द के लिए कौन सा वाक्यांश सही हो जाएगा इस ऑप्शंस में से? तो जितने भी लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी वो बिल्कुल सही है। वह जो रात्रि में विचरण करता हो, चलता हो, उसे हम क्या कहेंगे? निशाचर कहेंगे। याद रखिएगा निशाचर हम कहेंगे वह जो रात्रि में विचरण करता है। रात्रि में जो देखिए आप देखे होंगे उल्लू चमगादड़ ये लोग देख पाते हैं और उड़ते भी हैं चलते भी हैं, तो ये निशाचर प्राणी हैं। ठीक है, ये क्योंकि रात्रि में चलते हैं, रात के टाइम में आपने इन्हें जनरली देखा भी होगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब चलिए एक्स्ट्रा पॉइंट को भी देख लेते हैं। वह जो ममता से रहित हो, इसको हम क्या कहेंगे एक शब्द में? तो याद रखिएगा वह जो ममता से रहित हो उसे हम कहते हैं निर्मम। निर्मम कहेंगे ममता से रहित के लिए। और वह जिसे अक्षरों का ज्ञान न हो, निरक्षर नाम का सुना ही होगा कि जिन्हें अक्षरों का ज्ञान नहीं होता है हम उन्हें क्या कहते हैं? निरक्षर कहते हैं। ठीक है, वह जो दूसरों के अधीन हो, इसको हम क्या कहेंगे? तो याद रखिएगा पराधीन कहते हैं। क्या कहते हैं? पराधीन कहेंगे। जो दूसरों से अधीन होता है उसे हम पराधीन कहते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 9।
जो कुछ नहीं जानता है इसके लिए सार्थक शब्द बताइए। ठीक है, जो कुछ नहीं जानता है उसके लिए एक शब्द बताना है, सार्थक शब्द बताना है, सही अर्थ बताना है इसका। तो जितने भी अभ्यर्थी इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी वो बिल्कुल सही है। जो कुछ नहीं जानता है उसे हम कहते हैं अज्ञ। और अल्पज्ञ किसे कहेंगे? अगर हम अल्पज्ञ की बात करें तो अल्पज्ञ हम उसे कहते हैं जो थोड़ा ज्ञान रखता है, या फिर ऐसे कह सकते हैं थोड़ा ज्ञान रखने वाला। थोड़ा ज्ञान रखने वाला क्या कहलाएगा? थोड़ा ज्ञान रखने वाला कहलाएगा अल्पज्ञ। क्या कहलाएगा? अल्पज्ञ, याद रखिएगा। ठीक है, जो कुछ नहीं जानता और जो थोड़ा जानता है उन दोनों में ही अंतर है। जो कुछ नहीं जानता उन्हें हम अज्ञ कहते हैं, लेकिन जो थोड़ा ज्ञान रखता है उसे हम अल्पज्ञ कहते हैं। ठीक है, और अचिंत्य की हम बात करें तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है समझ से परे। समझ से परे को हम क्या कहेंगे? अचिंत्य। समझ से परे, समझ से परे को हम कहेंगे अचिंत्य। ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और अगर हम बात करें अदृश्य को, तो अदृश्य कहते हैं हम जो किसी को दिखाई न दे उसे हम क्या कहेंगे? अदृश्य। जो किसी को दिखाई न दे उसे क्या कहेंगे? अदृश्य कहेंगे, जो किसी को दिखाई न देता हो। ठीक है, दिखाई न दे या दिखाई न देता हो उसे हम अदृश्य कहते हैं। दिखाई देगा तो दृश्य हो जाएगा। ठीक है, दिखाई न दे। आई होप कि आपको अल्पज्ञ, अचिंत्य, अदृश्य समझ में आया होगा। अल्पज्ञ जो थोड़ा ज्ञान रखता हो, और जो कुछ भी नहीं जानता है उसे अज्ञ कहेंगे। समझ से परे या फिर जिसकी चिंता न की जा सके अचिंत्य कहलाता है, और जो किसी को दिखाई न दे अदृश्य कहलाता है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। अछवानी शब्द के लिए वाक्यांश है। अछवानी शब्द है ये, इसके लिए एक वाक्यांश, कौन सा वाक्यांश सही है इन ऑप्शंस में से वो बताना है हमें। तो जितने भी लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। प्रसूता को दिया जाने वाला भोजन अछवानी कहलाता है। क्या कहलाता है? अछवानी। प्रसूता को जो दिया जाने वाला भोजन होता है उसे ही हम अछवानी कहते हैं। ठीक है, जो बच्चों को जन्म दी होती हैं महिलाएं, उनको हम जो भोजन देते हैं उसे अछवानी कहते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें अंक गोद में सोने वाला, इसके लिए शब्द क्या हो जाएगा? मतलब कि अंक में सोने वाले को हम कहते हैं अंकसाई। क्या कहेंगे? अंकसाई कहेंगे, या फिर गोद में सोने वाले को अंकसाई कहा जाता है। आई होप कि आप इसे नोट करते चलेंगे। और घर के ऊपर के खंड की कोठी को क्या कहते हैं? अटारी। अटारी आप लोगों ने कहीं ना कहीं सुना ही होगा। अटारी किसी के मुंह से, या फिर आप जानते भी होंगे अटारी को। घर के जो ऊपर के खंड की कोठी होती है उसे हम क्या कहते हैं? अटारी। आगे क्वेश्चन नंबर 11। दूराग्रह शब्द के लिए उचित वाक्यांश होगा। किसकी बात कर रहा है? दूराग्रह। दूराग्रह ये शब्द है, इसके लिए उचित वाक्यांश हमें बताना है। तो जितने भी अभ्यर्थी इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी वो बिल्कुल सही है। अनुचित बात के लिए आग्रह। अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाले को दुराग्रह कहते हैं। ठीक है, दुराग्रह कहेंगे अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाले को। अगर एग्जाम में पूछ ले अनुचित बात के लिए आग्रह, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या हो जाएगा, या फिर एक शब्द क्या हो जाएगा? तो आप याद रखिएगा उसका आंसर हो जाएगा दुराग्रह। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है? बुरे भाव से की गई संधि। बुरे भाव से की गई संधि के लिए एक शब्द अगर आपको बताना हो जाए तो आप आंसर देंगे दुर्भी संधि। क्या कहेंगे? दुर्भी संधि हो जाएगा। बुरे भाव से संधि जो की जाती है उसे हम कहते हैं दुर्भी संधि। ठीक है, दुर्भी संधि हो जाएगा जो बुरे भाव से संधि करते हैं उनके लिए। ठीक है, और जिसे कठिनाई से जाना जा सके उसको कहेंगे दुर्गे। क्या कहेंगे? दुर्गे कहेंगे जिसे कठिनाई से जाना जा सके। ठीक है, जिसको जितना बहुत कठिन हो, जिसको जितना बहुत कठिन हो, जिसे जीता ना जा सके या फिर जितना कठिन हो उसे हम कहेंगे दुर्जेय। क्या कहेंगे? दुर्जेय कहेंगे जिसे जीतना कठिन हो। ये दोनों ही अंतर है इन दोनों में। दुर्गेय और दुर्जेय में अंतर है। क्या हो जाएगा दुर्गेय का? जिसे कठिनाई से जाना जा सके उसको हम दुर्गेय कहेंगे। जिसको जीतना बहुत कठिन हो उसे हम दुर्गेय कहेंगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं अपना अगला प्रश्न। आगे क्वेश्चन नंबर 12। जिघांसा शब्द के लिए उचित वाक्यांश होगा। किसकी बात कर रहा है?
जिघांसा। जिघांसा ये शब्द है, उसके लिए उचित वाक्यांश की बात कर रहा है। तो जितने भी अभ्यर्थी इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी वो बिल्कुल सही है। किसी को मारने की इच्छा रखने वाले को हम क्या कहते हैं? जिघांसा। जिघांसा कहेंगे किसी को मारने की इच्छा जो रखता है उससे। या फिर किसी को मारने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द बताइए, आपके एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो याद रखिएगा कि जिघांसा हो जाएगा इसका राइट आंसर। और अगर हम बात करें किसी को जीत लेने की इच्छा रखने वाला, अगर क्वेश्चन में आपसे पूछ देगा किसी को जीत लेने वाले के लिए, जो किसी को जीतने की इच्छा रखता हो या फिर किसी को जीत लेने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द बताइए, तो क्या करेंगे आप? तो याद रखिएगा इसका हो जाएगा जिगीसू। क्या कहते हैं? जिगीसू कहेंगे किसी को जीत लेने की इच्छा रखने वाले के लिए। ठीक है, किसी को जीत लेने की इच्छा जो रखता है उसे हम कहते हैं जिगीसू। और जानने की इच्छा रखने वाले को हम कहते हैं जिज्ञासु। आई होप कि आपको सबको पता ही होगा कि जानने की इच्छा जो रखता है उसे हम जिज्ञासु कहते हैं। जैसे आपके विद्यालय में बहुत सारे ऐसे बच्चों को देखे होंगे जो विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन करते हैं, ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, तो वो बच्चे जिज्ञासु होते हैं। ठीक है, और जानने की इच्छा आपके अंदर है तभी आप कुछ कर पाएंगे, तभी आप कुछ सीख पाएंगे। अगर आपके अंदर जानने की इच्छा ही नहीं है तो आप कैसे चीज़ों को सीखेंगे? तो सभी के अंदर जानने की इच्छा ज़रूर होनी चाहिए, यानी आप जिज्ञासु हैं तभी चीज़ों को सीख पाएँगे। नई-नई चीज़ों को अगर सीखना है तो जानने की इच्छा रखनी होगी, ठीक है? इससे आप याद रखेंगे कि जानने की इच्छा को जिज्ञासु कहते हैं। और देखो, किसी को जीत लेने की इच्छा रखने वालों को हम क्या कहेंगे? जिगीसु। पर जानने की इच्छा जो रखता है उसे हम जिज्ञासु कहते हैं। इन दोनों में ही अंतर है और इसे आप कहीं न कहीं नोट कर लीजिएगा। और नीचे देखिए ऑप्शन नंबर डी है ग्रहण करने पकड़ने की इच्छा। ग्रहण करने पकड़ने की इच्छा के हम क्या कहेंगे? तो याद रखिएगा इसे कहेंगे हम जिघ्रिच्छा। क्या कहेंगे? जिघ्रिच्छा। घ्रिच्छा। जिघ्रिच्छा कहेंगे जो ग्रहण करना या पकड़ने की इच्छा रखता हो उसे हम क्या कहेंगे? जिघ्रिच्छा। आई होप दोस्तों कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। यदि आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरा हर एक वीडियो आप तक पहुंचता रहेगा और आपकी तैयारी बेहतर तरीके से होती रहेगी। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है स्वश्रु शब्द के लिए उचित वाक्यांश। किसको हमें बताना है? स्वश्रु शब्द के लिए उचित वाक्यांश की बात कर रहा है। तो जितने भी अभ्यर्थी इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। पत्नी की माता को कहा जाता है स्वश्रु। स्वश्रु कहा जाता है पत्नी की माता जी को। ठीक है, और अगर हम बात करें पत्नी के पिता को क्या कहते हैं, पत्नी का पिता क्या कहलाएगा, तो उसे हम कहते हैं स्वश्रु। क्या कहेंगे इसे हम? स्वसुर कहेंगे। जैसे ससुर होता है वैसे ही स्वसुर कहेंगे पत्नी के पिता को। ठीक है, और पत्नी का भाई कहलाता है, जिस प्रकार आप जनरली सुने होंगे साला कहते हैं, उसी प्रकार अगर आपके ऑप्शन में साला है तो आप साला टिक करेंगे, अगर साला नहीं दिया है तो आपके ऑप्शन में स्वसूर्य जरूर होगा। स्व सूर्य जरूर देखने को मिलेगा आपके ऑप्शन में, तो इसे टिक कर दीजिएगा। पत्नी के भाई को कहते हैं स्वसूर्य। ठीक है, जो सुनने योग्य हो उसे हम क्या कहते हैं? जो सुनने योग्य होते हैं हम उसे कहते हैं श्रवणीय या फिर श्रोतव्य। क्या कहेंगे? श्रोतव्य। श्रोतव्य भी कह सकते हैं या श्रवणीय भी कह सकते हैं। जो सुनने योग्य होता है उसे हम श्रोतव्य कहते हैं। ठीक है, या श्रवणीय भी याद रखिएगा, ये दोनों ही सही होता है। आगे क्वेश्चन नंबर 14, सहिष्णु शब्द के लिए उचित वाक्यांश होगा। किसकी बात कर रहा है? सहिष्णु। सहिष्णु शब्द है, इसके लिए उचित वाक्यांश की बात कर रहा है। इसका अर्थ या फिर वाक्यांश क्या हो जाएगा? तो जितने भी अभ्यर्थी इसका राइट आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। जो दूसरों की बात सहन कर सकता हो उसे कहें हम सहिष्णु। सहिष्णु कहते हैं हम उसे जो दूसरों की बात सुन के सहन कर लेता है। देखे होंगे आप जनरली कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो दूसरों की बातें सुनकर सह लेते हैं, पर कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो दूसरों की बातें सुन लेते हैं लेकिन वो सहन नहीं कर पाते हैं। वो कहीं न कहीं जाके कह देंगे या फिर मार कर लेंगे या फिर लड़ाई कर लेंगे, यही सब कर लेंगे। लेकिन और व्यक्ति को देखेंगे जो दूसरों की बातें सुनकर सह लेते हैं, सहन करने की शक्ति होती है उनके अंदर, उन्हें हम कहते हैं सहिष्णु, जो दूसरों की बात सुनकर सहन कर लेता हो। ठीक है, और अगर हम बात करें उसी समय होने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा?
तो उसी समय होने वाले के लिए एक शब्द हो जाएगा समकालीन। क्या हो जाएगा? समकालीन हो जाएगा। उसी समय में होने वाले के लिए एक शब्द हो जाएगा, ठीक है? और सबको प्रिय लगने वाला। देखिए, आप सबको तो प्रिय लगने से रहे, है ना? आप लोगों को बहुत लोग पसंद करते होंगे, कोई नापसंद करता, तो उससे आप मतलब मत रखिएगा। आप केवल अपनी पढ़ाई-लिखाई करिए। तो ये तो जानना ज़रूरी है ना कि सबको प्रिय लगने वाले को हम क्या कहते हैं? वो कहलाता है सर्वप्रिय। सर्वप्रिय कहलाता है, सबको प्रिय लगने वाला सर्वप्रिय कहलाएगा। उम्मीद करती हूँ कि आप सर्वप्रिय होंगे, पर मुझे नहीं लगता कि ऐसा पॉसिबल है। सबको आप प्रिय लगें, ऐसा पॉसिबल भी नहीं लगता मुझे। और आप कमेंट में बताइएगा कि आप सबको प्रिय लगते हैं या नहीं? आपको क्या लगता है? क्या सभी लोग सबको प्रिय लगते हैं? कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है? तो चलिए देख लेते हैं अब अगला ऑप्शन क्या है? साथ काम करने वाले को हम क्या कहेंगे? जो साथ काम करते हैं या फिर साथ आपकी कंपनी या फिर आपके ऑफ़िस में जो साथ काम करने वाले लोग हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें कहा जाता है सहकर्मी। उन्हें क्या कहा जाता है? सहकर्मी कहा जाता है साथ काम करने वाले को, ठीक है? इसे याद रखिएगा। और मैं बार-बार कहती चल रही हूँ, ये जो सारे एक्स्ट्रा पॉइंट मैं बताती चल रही हूँ, उसे कहीं न कहीं आप नोट करते चलिएगा, ठीक है? देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 15। सब लोगों से संबंध रखने वाला वाक्यांश के लिए सही शब्द। जो सभी लोगों से संबंध रखते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? ये जो वाक्यांश है, सब लोगों को से संबंध रखने वाला, उसके लिए एक शब्द हमें बताना है, सही शब्द बताना है। तो याद रखिएगा, या फिर जितने भी लोग इसका आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, वो बिल्कुल सही है। सार्वजनिक कहलाते हैं वो जो सभी लोगों से संबंध रखता है। सामाजिक लोग होते हैं वो जो सभी लोगों से अच्छे संबंध बनाए रखते हैं, ठीक है? सभी लोगों से संबंध बनाकर रखने वाले को सार्वजनिक कहते हैं। आई होप कि आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा दोस्तों, और यदि यह वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे और वीडियो को लाइक भी करेंगे। और यदि आपने अभी तक यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती में पूछे जाने वाले और सभी विषयों के प्लेलिस्ट को नहीं देखा है, तो चैनल पर जाकर उस प्लेलिस्ट को ज़रूर से ज़रूर देख लें, ताकि आपकी तैयारी में कोई कमी ना रह जाए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।